कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था जीत और दूसरे का नाम था रमेश। दोनों ही बेटे बड़े होशियार थे। वो हमेशा अपने माँ और पिताजी की बातें सुना करते थे। राम की अपने गांव में किराने की एक दुकान थी। दुकान में बहुत सारा विविध प्रकार का सामान मिला करता था और इसकी वजह से उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहा करती थी। ग्राहक जो भी मांगा करते थे वह उस दुकान में मिल जाया करता था। इसीलिए लोग वहां पर ज्यादा आया करते थे और उसी वजह से उसको घर के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था। राम, उसकी बीवी रमा और 2 बेटे राजी खुशी रहा करते थे। एक दिन रमा अपने बेटों से, जाओ जरा दुकान से शक्कर ले आओ, पिताजी को बताना कि खत्म हो गई। जी माँ, ऐसा ही बताऊंगा। रमेश, तू जीत के साथ जा। जी माँ, मैं जाता हूँ। अब रमेश और जीत दुकान में चले जाते हैं और वहां जाकर अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, माँ ने शक्कर मंगवाई है। अभी तो दी थी, अभी खत्म हो गई। वो हमें कुछ नहीं पता, माँ ने बताया है शक्कर दो। अच्छा, ये लो, घर जाओ। जी पिताजी। अब दोनों बेटे घर के लिए निकलते हैं और घर जाकर अपनी माँ को शक्कर दे देते हैं। दुकान घर के पास होने के कारण रमा को कुछ भी चीज लगती तो उसके लिए बच्चों को दुकान में भेज दिया करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और राम उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जानने लगा। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था और इसकी वजह से उसके पास सारे लोग मदद के लिए आते थे। वो बहुत सारे लोगों को उधार भी दे दिया करता था, इसीलिए उस पर सारे गांव का बड़ा विश्वास था। एक दिन उनके गांव में एक आदमी आता है जिसको कुछ धंधा शुरू करना था, इसलिए वो सारा गांव ढूंढ लेता है, मगर उसे समझ आता है कि ज्यादा से ज्यादा सामान तो इस राम की दुकान पर ही मिलता है। मैं दुकान शुरू करूंगा तो इस गांव में ही, अब कुछ भी हो जाए दुकान खोलूंगा, ऐसा ही करूंगा तो मेरा बहुत फायदा होगा। मैं भी इसकी तरह सारी चीजें दुकान में रखूंगा। ऐसा सोचकर राघव उसी गांव में दुकान बनाने की मन में सोच लेता है और दूसरे ही दिन उस गांव में अपना किराने की दुकान लगा देता है। उसके दुकान में सारी चीजें होती हैं, वो सारी नई नई चीजें अपनी दुकान में रखता है, इसीलिए उसकी दुकान अच्छी दिखती है। मगर उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं जाता क्योंकि इतने दिनों का ग्राहकों का विश्वास और उसकी मददगार स्वभाव के कारण सारे लोग राम की दुकान में चले जाते हैं। अब एक दिन राघव अपने मन में सोचता है कि मैं एक बार इस राम की दुकान में जाकर देख लेता हूँ कि उसकी दुकान में क्या स्पेशल है, फिर मैं यही सारी बातें सीख लूंगा। ऐसा सोचकर राघव भेस बदलकर राम की दुकान में चला जाता है और दुकान में जाकर राम से बात करता है। भाई साहब, मुझे एक चावल की बोरी और एक गेहूं की बोरी दे देना, मेरी बेटी की शादी है, और एक बोरी शक्कर भी दे देना। जी अभी देता हूँ, बोलिए और क्या चाहिए आपको? जी और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जी। अब राघव वो सामान लेकर अपने घर चला जाता है और वो खोलकर देखता है कि उसके दुकान का सामान कितना अच्छा है। ये सब देखकर राघव के मन में एक युक्ति आ जाती है और वो मन ही मन में, क्यों ना इस बोरी में कुछ मिलावट कर दूं तो लोग समझेंगे कि ये मिलावट राम करता है। ऐसा सोचकर वो उस चावल, गेहूं, शक्कर की बोरी में मिलावट कर देता है और दूसरे ही दिन वो सारे अनाज की बोरियां लेकर वापस दुकान में चला जाता है और राम से कहता है, अरे भाई साहब, मेरे घर में बेटी की शादी टूट गई, इस वजह से अब इतना सारा अनाज का मैं क्या करूं? जी कोई बात नहीं, आप ये अनाज यहाँ रख दीजिए और आपके पैसे ले लीजिए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। अपने पैसे लेकर राघव वहां से चला जाता है और भेस बदलकर अपनी दुकान में जा बैठता है। अब उस अनाज की बोरियों में राघव ने मिलावट की है, ये राम को खबर ना होने के कारण वो उसी माल में से सारे ग्राहकों को बेचता है और सारे ग्राहक कंप्लेंट लेकर वहां आ जाते हैं।
राम भाई साहब, आपके गेहूं में मिलावट है, उसमें बहुत सारे मिट्टी के दाने हैं। मेरे दुकान में कभी भी मिलावट नहीं होती, मगर फिर भी आपके गेहूं में मिलावट निकली है तो मैं आपका नुकसान भर दूंगा। वो ग्राहक अपने घर वापस चला जाता है और अब अगले दिन कोई दूसरा ग्राहक आकर शक्कर में मिलावट है ऐसा कह रहा था। ये सब सुनकर राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुद के दुकान की शक्कर चेक करके देखता है और उसको समझ में आता है कि ये सब वही बोरियां हैं जो कि मैंने उस राघव को दी थी। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए राम चुप बैठ जाता है। और अब एक गांव का आदमी जिसका नाम था रघु, वो सरपंच जी से राम की कंप्लेंट कर देता है और सरपंच राम को पंचायत में बुलाते हैं। राम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे सामान में मिलावट है? सरपंच जी, मुझे भी नहीं पता ये मेरे सामान में कैसे मिलावट आ गई। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। राम, हमारी गांव की परंपरा के अनुसार जो भी किसी चीज में मिलावट करता है उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। जी सरपंच जी, अगर मेरी यही सजा है तो मुझे ये सजा मंजूर है। ऐसा कहकर राम वहां से अपना सामान लेकर चला जाता है और जुर्माने के तौर पर 50,000 रुपए भर देता है। वो पैसे चुकाने के लिए वो अपनी दुकान और घर बेच देता है। अब राम, रमा और उसका पूरा परिवार बेघर हो जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस ऊपर वाले के हाथ में है, उसने चाहा तो हम फिर से हमारा गुजारा खुद से कर सकेंगे। हाँ, यही उम्मीद है। ऐसा कहकर रमा, राम और उनके बच्चे उनके साथ चलने लगते हैं और अब एक जगह रुककर विश्राम करते हैं। तभी चारों को बहुत प्यास लगती है और इसी वजह से राम पानी की खोज में थोड़ा इधर उधर ढूंढकर उसे पानी मिल जाता है और वो अपने परिवार के लिए एक लोटे में पानी लेकर आता है और सारा परिवार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीकर खुश हो जाता है और वो वहीं थोड़ी देर सो जाते हैं। मगर शाम होने को आती है और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए राम बड़ा चिंतित था। मगर अपने परिवार की ओर देखकर वो बहुत खुश था कि मुश्किल के समय में भी हम साथ हैं, ये जिंदगी में आवश्यक है। सही कहा ना मैंने रमा? हाँ जी, ये सच बात है। मैं थोड़ा घर से आटा लेकर आई हूँ, उससे आज का काम तो चल जाएगा। अच्छा हुआ आज का काम हो जाएगा, तो कल के लिए मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ। अब रमा उस आटे से भाकरी बना रही थी, तभी उसी जगह एक बहुत बूढ़ी औरत आकर उससे खाना मांगती है और बोलती है कि वो बहुत भूखी है। अरे बच्चों, मुझे कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। माँ जी, हमारे पास इतना सा ही आता है, इसमें हमारा भी पूरा खाना नहीं होगा, मैं आपको कहाँ से दूँ? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बेटी। रमा, दे दो, माँ जी को हमसे ज्यादा जरूरत है। माँ जी को हमारी रोटी दे दो और बच्चों को बच्चों की रोटी दे दो। जी। ऐसा कहकर रमा अपनी रोटी और राम की रोटी बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत, धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। राम और रमा पानी पीकर सो जाते हैं। ये सब उनके बच्चे भी देखते हैं। अब अगले दिन बच्चों को और रमा को बहुत जोर से भूख लगती है। तभी राम, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कुछ खाने लायक मिलता है या नहीं। जी, हम यहीं रुकते हैं। ऐसा कहकर रमा और उसके बच्चे एक जगह रुक जाते हैं और राम जंगल में चला जाता है और जंगल में बहुत सारा ढूंढता है, मगर उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर एक वनस्पति के पास जाकर देखता है कि उसके फल खाने लायक है या नहीं, तो वो फल खाने लायक थे। वो थोड़े फल तोड़कर लेकर आता है और रमा से, ये फल पकाकर हम खाएंगे। मगर मैं इसे कैसे पकाऊं? यहाँ तो कोई बर्तन भी नहीं है। मैं कुछ मिले तो आसपास देखता हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक कुकर होता है। उसे देख राम और रमा बहुत आश्चर्यचकित रहकर देखते रहते हैं। वो बूढ़ी औरत रमा से, बेटी, ये लो मेरी ओर से कुकर, इसमें तुम जो भी पकाओगी वो दुगना हो जाएगा। सच में माँ जी? हाँ।
ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और कुकर देखकर उसमें वो लाए हुए फल डालकर रमा उबालने के लिए रख देती है। तभी वो देखती है कि उस कुकर में से एक सीटी हो जाती है और रमा ढक्कन खोल कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सब फल 2 गुने और सोने के हो गए हैं। अब ये सब क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो दोनों कुछ पेड़ की टहनियां डालकर देखते हैं। वो टहनियां भी अब सोने की बन जाती है। अब रमा और राम को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण कुकर नहीं है। अब वो शहर में जाकर वो सारा सोनार को बेचकर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और नए शहर में अपना नया घर बना लेते हैं। और नए घर के साथ राम नया धंधा शुरू कर देता है। वो अब कपड़ों का व्यवसाय शुरू कर देता है और उसमें खूब तरक्की करता है। मगर वो हमेशा गरीबों की तथा जरूरतमंदों की आज भी मदद कर दिया करता था। बहुत दिनों बाद उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। हमीरपुर नाम के गांव में एक पप्पू नाम का ढाबा था। उस ढाबे का नाम गांव-गांव में पहुंचा हुआ था। पप्पू उस ढाबे में वेज और नॉनवेज खाना रखा करता था। उसके खाने के चर्चे जगह जगह पर फैले हुए थे। उसी वजह से उस ढाबे में बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आया करते थे। उस ढाबे का मालिक पप्पू बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। वो हमेशा किसी भी भिखारी को या भूखे आदमी को मदद नहीं करता था। वो हमेशा उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया करता था और अपने ढाबे का खाना फेंक दिया करता था। उस पप्पू ढाबे पर 2 आदमी काम किया करते थे। उनका नाम था राजू और श्याम। वो दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान थे, मगर मालिक के सामने उनका कुछ भी नहीं चलता था। वो हमेशा मालिक की कही बातें माना करते थे। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी औरत भीख मांगने आती है और वो भिखारन बहुत दिनों से भूखी दिखाई देती है। मालिक, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता मालिक। अरे हमारे यहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। बेटा, कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, तुम मुझे खाना दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अरे राजू, इस भिखारन को यहाँ से निकालो, बाद में वो काम करो, समझे? साहब, कृपा करके खाना दे दो, मुझ भिखारन पर बड़ी कृपा हो जाएगी। यहाँ से चली जाओ, मुझे काम करना है। मुझे तुम्हारे जैसे भिखारियों के मुंह लगने का वक्त नहीं है। माँ जी, आप यहाँ से चली जाइए। क्या जमाना आ गया है। ऐसा कहकर भिखारन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे चक्कर आकर गिर जाती है। और ये सब राजू देख बहुत हैरान हो जाता है और वो उस भिखारन के पास चला जाता है। तभी वो देखता है कि भिखारन अब मर गई है। ये देख वो बहुत घबरा जाता है। मालिक, ये भिखारन मर गई है, अब इसका क्या करें मालिक? आपने इसको खाना ना देने की वजह से ये भिखारन मर गई, अब क्या करें मालिक? अरे इसे किसी ने देखा नहीं है ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा मालिक। अब इसको अपने ढाबे के पीछे वाली जमीन में गाड़ दो और ये खबर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक। अब जाओ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ऐसा बोलकर पप्पू काम करने अपने ढाबे पर बैठ जाता है और राजू उस भिखारन की लाश को ढाबे के पीछे की जमीन में दफन कर देता है और आकर अपना काम करने लगता है। अब उस दिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चलता। इसी वजह से वो सारे नौकरों को जल्दी काम से छुट्टी दे देता है और खुद भी जल्दी घर चला जाता है। मालिक को ऐसा आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ये वहम है, ऐसा उसको लगता है। अरे मेरे मन का वहम है, जाने दो, जल्दी घर चले जाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भी देखती हूँ तू कैसे खाना खाता है। मुझे खाने को नहीं दिया और खुद मजे से खा रहा है। अब मैं तुझे मजे से खाना नहीं खाने दूंगी। ऐसा कहकर भिखारन उसके खाने की प्लेट में खाना गायब कर देती है और मालिक भूखा रह जाता है। अगले दिन मालिक ढाबे पर आकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी वहां ढाबे पर कुछ ग्राहक आ जाते हैं और ग्राहक आने की वजह से राजू उनको खाना परोसता है। तभी ग्राहक, अरे ये कैसा खाना दिया है, कुछ स्वाद ही नहीं है, कितना तीखा बनाया है, ये खाना हमें नहीं चाहिए। ये खाना रुकिए, कुछ गलती हो गई होगी राजू से,
आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी दूसरा भोजन मंगवाता हूँ। जी नहीं, हमें दूसरा खाना नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। ये सब सुन के मालिक राजू पर बहुत गुस्सा हो गए और उससे, अरे राजू, ढंग से तो खाना बनाया करो, इतना तीखा खाना मत बनाया करो, समझे? जी मालिक, ऐसा ही करूंगा। अब राजू वहां से चला जाता है और मालिक भी वहां से चला जाता है और उस ढाबे पर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, मगर उस मालिक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। अरे राजू, हमारे ढाबे पे हर रोज एक ग्राहक की कंप्लेंट क्यों आ रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मालिक, हम तो मन लगाकर खाना बनाते हैं, मगर फिर भी ग्राहक कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं। मुझे लगता है उस भिखारन का भूत है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? चल काम कर। जी मालिक। ऐसा बोलकर राजू अपना काम करने लग जाता है और जल्दी काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन राजू जल्दी ढाबे पर आता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। तभी एक बड़ी कार आकर ढाबे के सामने रुकती है और उसे देखकर राजू उनके स्वागत के लिए जाता है और बोलता है, आइए साहब, आपका हमारे पप्पू के ढाबे में स्वागत है। ये सब देखकर वो बड़े खुश हो जाते हैं और राजू से बोलते हैं, हम आपके ढाबे का नाम सुनकर यहाँ आए हैं, क्या स्पेशल है आपके यहाँ पे? ये लीजिए साहब मेनू कार्ड, आप ये सब देखकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें इस ढाबे की स्पेशल डिश कौन सी है, वो खिलाओ। ऐसा बोलते ही राजू खुशी से बोलता है, जी साहब, अभी आपके लिए चिकन की स्पेशल डिश और कीमा लेकर आता हूँ, बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ पे। जी, लेकिन जल्दी लेकर आना, बहुत जोर से भूख लगी है। जी साहब, अभी गया और अभी आया। राजू अपने ढाबे के किचन में चला जाता है और उनके लिए एक स्पेशल थाली सजाकर लेकर आता है। उसमें गर्मा गर्म खाना परोसता है। वो टेबल पर थाली रखता है और वहां से चला जाता है। तभी आदमी खुशबू सूंघकर, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चक्कर देखता हूँ। वो आदमी उस थाली में से कुछ खाए, तभी वो थाली हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, भूत भूत, यहाँ पे तो भूत है। ऐसा बोलकर वो लोग भाग जाते हैं और उसके साथ सारे ग्राहक भाग जाते हैं। अब उस ढाबे पर कोई नहीं आता। अब ये सब देखकर राजू अपने मालिक से, मुझे ऐसा लगता है यहाँ सच में वो भिखारन का भूत है। मुझे ये सब देखकर सच में ऐसा लगने लगा है। पड़ोस के गांव में एक सिद्ध बाबा रहते हैं, उनके यहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। अब मालिक और राजू ढाबे से निकलकर जल्दी से दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं और दूसरे गांव जाने के बाद राजू उन्हें वो सिद्ध बाबा के पास लेकर जाता है और वहां जाकर देखते हैं तो बाबा ध्यान में मग्न रहते हैं। वो देख राजू और मालिक उनके सामने बैठ जाते हैं और बाबा के ध्यान खत्म होने का इंतजार करते हैं। तभी बाबा का ध्यान पूरा होता है और वो आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो राजू और उसका मालिक उसके सामने बैठे होते हैं। तभी बाबा, क्या हुआ वत्स, बड़े चिंता में लग रहे हो? मालिक, मेरे ढाबे पे भूत का साया है, ऐसा सब बोलते हैं, क्या ये सच है बाबा? अब बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस ढाबे के मालिक ने उस भिखारन को खाना नहीं दिया था। अब बाबा आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, वत्स, तुमने तुम्हारे ढाबे पर आए हुए भिखारन को खाना ना देने की वजह से वो वहां मर गई और इसी वजह से वो अब ये सब कर रही है। बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा? उपाय है, मगर तुम्हें करना होगा। आप बताइए बाबा, आप जो भी बताएंगे मैं वो करूंगा। तुम्हें तुम्हारे ढाबे के पीछे की लाश को निकालकर जलाना होगा और उसका पिंडदान करना होगा। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और जिंदगी में कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं भेजना। नहीं बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। बाबा का आशीर्वाद लेकर मालिक वहां से निकलता है
और अपने ढाबे पर आकर उस लाश को जलाने की पूरी तैयारी करता है और उस लाश को खोदकर उसको जलाते हैं। अब मालिक उसके ढाबे पर आने वाले किसी भी भिखारी या गरीब को खाली हाथ और भूखा कभी नहीं जाने देता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और भूखे लोगों को हमेशा खाना देना चाहिए, किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए। कई साल पहले धर्मपुर गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए नंदू धर्मपुर छोड़कर दूसरे गांव जामनगर आया। वहां की सब्जी मंडी देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, कितनी अच्छी मंडी है। मैं भी खुद का कुछ व्यापार शुरू करूंगा, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन स्कूल के मास्टर जी हमेशा कहते थे किसी भी सफलता की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। मैं भी इन 10 रुपए से मेरा कारोबार शुरू करूंगा। ऐसा सोच के नंदू एक सब्जी वाले के पास आया। चाचा, ये नींबू कैसे दिए? एक नींबू 1.5 रुपए में, लेकिन 10 लोगे तो 10 रुपए में दे दूंगा, चाहिए तो बोलो। नंदू ने 10 रुपए देकर 10 नींबू खरीदे और मंडी के एक कोने में जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारे नींबू रख दिए। ले लो भाई ले लो, रसीले खट्टे मीठे नींबू ले लो, 2 रुपए का एक, 10 लोगे तो 15 में मिलेंगे। नंदू दिन भर आवाज लगाता रहा। शाम को एक आदमी वहां आया और 15 रुपए देकर 10 नींबू ले गया। नंदू बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, 10 रुपए की खरीदी पर 5 रुपए का मुनाफा, वो भी एक ही दिन में। अब मुझे समझदारी से ये काम बढ़ाना होगा। अगले दिन नंदू फिर उस नींबू के व्यापारी के पास गया और नींबू खरीदकर फिर से बेचने लगा। उस दिन भी उसे फायदा हुआ। अब धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। एक दिन वो नींबू के एक बड़ी टोकरी बेचने के काबिल हुआ। एक दिन जब वो मार्केट से गुजर रहा था, उसने खाना खिलाने वाला ठेला देखा। लोग वहां खाना खा रहे थे, लेकिन ठेले वाले ने पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया था। क्यों भाई, खाना बेचते हो, लेकिन खाना खाने के बाद हमारी प्यास कौन बुझाएगा? क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? माफ करना सेठ, लेकिन जिस कीमत में यहाँ खाना मिलता है उसमें पानी का प्रबंध मैं नहीं कर सकता। आप घर जाकर पानी पीजिए। ये घटना देखकर नंदू सोच में पड़ गया और दूसरे ही दिन उसने खाने के ठेले के पास नींबू पानी का ठेला लगाया। ले लो भाई ले लो, ठंडा ठंडा नींबू पानी ले लो, सिर्फ 1 रुपए में 1 गिलास। आओ अपनी प्यास बुझाओ। दोपहर को खाना खाने के बाद कई लोग नंदू के ठेले पे आकर नींबू पानी पीने लगे। 1 महीने के बाद नंदू ने अच्छे खासे पैसे कमाए और बचे हुए समय में नींबू भी बेचने लगा। ऐसे ही कई साल गुजर गए। उस मार्केट में कारोबार करते करते नंदू बड़ा हो गया। एक दिन एक महाशय उस मार्केट में आए। बेटा, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम गोविंद है और मैं इस मार्केट का चेयरमैन हूँ। जी, आपको कौन नहीं जानता। आप जैसे भले इंसान की वजह से ही मेरे जैसे छोटे छोटे व्यापारी अपना गुजारा कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मैं तो आपको बचपन से ही देखता आया हूँ। बहुत खुशी हुई तुम्हारी सफलता देखकर। मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम जब यहाँ आए थे तब अनाथ थे, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर तुमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। क्या तुम मेरी बेटी सुकन्या से शादी करोगे? मुझे तुम्हारे जैसा ही मेहनती और होशियार जमाई चाहिए। मेरी बेटी को तुमसे अच्छा पति नहीं मिल सकता। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्यों नहीं सेठ जी, आपने मुझ जैसे अनाथ को आपके परिवार का हिस्सा बनाने की सोची, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे रिश्ता मंजूर है। और इस प्रकार नंदू की शादी गोविंद जी के बेटी से बड़े धूमधाम से हो गई। और फिर नंदू ने अपने ससुर की सहायता से अपने व्यापार को और बढ़ाया और खूब तरक्की की। तो देखा दोस्तों, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। बस आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, जैसे नंदू के थे। प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है। काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर? ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुंह लटका कर रहोगे? तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं। जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए।
माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है। अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं। मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को। अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं। दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों की खरीदी की रिसिप्ट खो दी है, या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है, उसके हाथों से रिसिप्ट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे, जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे, तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है। उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहां आती है। बेटा क्या हुआ, कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे, सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा, ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए। ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है। उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी। मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ।